बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम CVS के पोर्शन को स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। सबसे पहले मैं डिफ़ाइन कर लेती हूँ कि हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही मेजर मसला है, हर दूसरे बंदे को हाइपरटेंशन की बीमारी है। अब हाइपरटेंशन को हम लोग मेडिकल टर्म्स में अगर डिफाइन करें तो इट इज़ अ पैथोलॉजिकल राइज इन ब्लड प्रेशर दैट इज़ बीइंग सस्टेन्ड। नॉर्मल हमें पता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 होता है, तो बुक्स के अंदर मेंशन किया गया है कि अगर 120 से ज़्यादा है तो दैट इज़ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। लेकिन एलिवेट होने के साथ साथ वो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर सस्टेन्ड होना चाहिए, यानी कि वो मुसलसल इंक्रीज़ ही रहना चाहिए। तो तब हम एक पेशेंट को लेबल करेंगे कि ये पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव है। ठीक है। अब इन्होंने जो है वो इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन बताई है, जैसे कि मैं लिपन से थोड़ा बता देती हूँ ये टेबल। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि नॉर्मल जो है वो 120 से कम या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम होता है या इक्वल्स टू होता है। एलिवेटेड कब होगा? जब 120 to 129 के दरमियान होगा या 80 से ज़्यादा हो जाए, लेकिन 130 से कम हो तो उसको हम कह देते हैं एलिवेटेड ब्लड हाइपरटेंशन है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन ये है कि 130 से या 80 से तो ज़्यादा हो, लेकिन 139 या 89 से कम हो। ठीक है, यानी कि 140 से कम होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, जबकि 130 और 80 से ज़्यादा होना चाहिए। दैट इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और स्टेज 2 हम कहते हैं कि मोर देन 140 या फिर मोर देन 90 का जो ब्लड प्रेशर आ जाता है उसको हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। हम लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशन की बात कर ली हाइपरटेंशन की। अब इससे पहले कि हम लोग इसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएं, हम लोग सबसे पहले तो नॉर्मल कुछ पैरामीटर्स की बात कर लेंगे जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि हमें पहले ये पता होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर हम उन्हीं फैक्टर्स को मॉडिफाई करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और जितनी भी ड्रग्स को हम लोग यूज़ करेंगे ना, वो इन्हीं पैरामीटर्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगी। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। ठीक है, कार्डियक आउटपुट फर्दर डिटरमाइन होता है बाय मींस ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होंगी, मैं थोड़ा इनको दोबारा से एलिब्रेट कर लेती हूँ। और स्ट्रोक वॉल्यूम इटसेल्फ डिपेंड करता है कि हार्ट कितना कॉन्ट्रैक्टिलिटी कितनी है, हार्ट के ऊपर प्री लोड कितना है और हार्ट के आगे आफ्टर लोड कितना है। दैट डिटरमाइंस द स्ट्रोक वॉल्यूम। आफ्टर लोड यानी कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ही डिटरमाइन कर रही होती है कि हार्ट ने कितना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके ड्यूरिंग द सिस्टली ब्लड को इजेक्ट करना है, इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी होगी, दैट इज़ द स्ट्रोक वॉल्यूम। और हार्ट रेट जो है वो डिटरमाइन करती है कार्डियक आउटपुट को। लेट्स से कि अगर और ये दोनों चीज़ें फाइनली जो है वो कार्डियक आउटपुट को डिटरमाइन करती हैं, और कार्डियक आउटपुट बेसिकली डिटरमाइन करता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दैट इज़ 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। सेकंड आ जाता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो कि डिटरमाइन कर रही होती है हमारे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। ठीक है, एक तरफ हम लोगों ने बात कर ली कि एक तरफ हमारा हार्ट है और दूसरी तरफ हमारी वेसल्स हैं। ये दोनों पैरामीटर्स जो है वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को। ठीक है, सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब तो इस फिगर के थ्रू हम लोग थोड़ी एक जनरल सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बात की कि हमारा आ जाता है कार्डियक आउटपुट, जो कि बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिटरमाइन कर रहा होता है, और इटसेल्फ ये डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, और हार्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है। सही हो गया। दूसरी बात आ जाती है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बेसिकली ये वो रेजिस्टेंस है जो कि ये आर्टरी रोल्स दे रही होती हैं टुवर्ड्स द ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड को फ्लो नहीं होने देती फ्रॉम द आर्टेरियल साइड टू द वीनस साइड। जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है ब्लड को, दैट इज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो कि बेसिकली डिटरमाइन करेगा हमारे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। ठीक है, और जितनी ज़्यादा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। दैट इज़ नॉर्मली 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब ज़्यादा होगा? जब कभी भी स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब स्ट्रोक वॉल्यूम इटसेल्फ डिटरमाइन हो रहा होता है बाय मींस ऑफ, यानी कि हार्ट की तरफ पहले कितना ब्लड आ रहा है, ऑफ कोर्स जितना इसकी तरफ आएगा उतना ही ये आगे जो है वो इजेक्ट कर पाएगा। ठीक है, सेकेंड ये जो है वो आफ्टर लोड पे डिपेंड करेगा। आफ्टर लोड जो है ये वेसल्स की जो रेजिस्टेंस है, ऑफ कोर्स ही बात है अगर कि यहाँ वेसल्स के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादा मतलब तंग है,
तो हार्ट को ज़्यादा जो है वो फोर्स लगानी पड़ेगी इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्कआउट करने के लिए, तो उतना ही ज़्यादा इसका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, ठीक है। थर्डली जो है वो अगर हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो जितना स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा कार्डियक आउटपुट होगा और उतना ही हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। दूसरी अगर मैं बात करूँ हार्ट रेट की, हार्ट रेट कब ज़्यादा है? हार्ट रेट लेट्स से कि अगर फाइट और फ्लाइट की कंडीशन है या इंसान जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर होता है तब हमारा सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज आके इस हार्ट के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको स्टिमुलेट करवाता है और वहाँ पे ऐसे नोड की एक्टिविटी ज़्यादा कर देता है, तो हार्ट रेट उसके रिजल्ट में पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी होती है। जब हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो अगेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अब हम लोग जितने भी फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर्स की बात करेंगे ना, तो उनमें ये होगा कि या तो हम लोग हार्ट के ऊपर सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कम करेंगे या फिर हम लोग वेसल्स की रेजिस्टेंस को कम करने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ कंडीशंस के अंदर हम लोग इसके प्री लोड को कम करने की कोशिश करेंगे ताकि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो सके। जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो अगेन से क्या होगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा और उससे कार्डियक आउटपुट कम और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। प्री लोड बेसिकली डिटरमाइन हो रहा होता है इन वीन्स की कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। वीन्स ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा अगर जैसे ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेंगी, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं या फिर इनके अंदर जो है वो ब्लड का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, तो और ये कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्लड लेके आएंगी हार्ट की तरफ और उतना ही ज़्यादा जो है फाइनली वो कॉन्ट्रैक्ट करके इजेक्ट भी करवाएगा और उतना ही ज़्यादा हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स जैसे कि डायोरेटिक्स का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि ब्लड वॉल्यूम को कम करेंगे, साथ में वेजोडाइलेटर्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि आर्टरियोल्स को भी रिलैक्स करवाएंगी, वीन्स को भी रिलैक्स करवाएंगी। कुछ डायरेक्ट होंगी, कुछ इनडायरेक्ट होंगी। देन कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होंगे जो कि वेसल्स को डायलेट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से सिंपैथो प्लेजिक्स ड्रग्स आ जाएंगी जो कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम करेंगे। ये सारे जितने भी फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं ना, वो इन नॉर्मल जो रिस्पॉन्सेज हैं उन्हीं को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे और ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। अच्छा, अगर किसी पेशेंट का हाइपरटेंशन बहुत सिवियरली इंक्रीज नहीं है या माइल्ड सा हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली ड्रग्स को जो है वो यूज़ करना स्टार्ट नहीं करेंगे। उसके अंदर कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस की हम लोग सबसे पहले उसको रिकमेंड करेंगे, जैसे कि वो अपना रेगुलर एक्सरसाइज करे, साल्ट रिस्ट्रिक्ट करे, ठीक है, वेट लॉस करने की कोशिश करे, स्मोकिंग को इनहिबिट करे, रिलैक्स रहने की कोशिश करे, पोटाशियम रिच मील इस्तेमाल करे, साथ साथ लिपिड की मैनेजमेंट वगैरह करे। ये तमाम चीज़ें भी उसके जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाले पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। और चलें जी, तो अब हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर्स की कि हम लोग किस तरह से जो है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। हम लोग डिफरेंट लेवल्स के ऊपर एक्ट करेंगे और हम जो है तो हर लेवल पे ब्लड प्रेशर को के जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स आ जाते हैं उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सिंपैथेटिक इफेक्ट्स को कम करके हम लोग जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज की बात करेंगे जिसमें हम देख लेंगे सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोप्लेजिक्स ड्रग, ठीक है, गैंग्लियन ब्लॉकर्स की बात करेंगे जो कि इससे जितना ज़्यादा यूज़ नहीं होती, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथोप्लेजिक्स, एंड देन उसके बाद जो इफेक्टर लेवल के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है इफेक्टर के लेवल पे उनको हम लोग ब्लॉक करके जो तो सिंपैथेटिक इफेक्ट्स को ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को लोअर करने में हेल्प आउट करेंगी। सेकेंडली जो है वो हम लोग वेसल्स की स्मूथ मसल के अंदर टेंशन को कम करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बात की कि जितना ज़्यादा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है या फिर अगर वीन के अंदर टोन ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा प्री लोड ज़्यादा होता है, जबकि जितनी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उतने ही ज़्यादा हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। जब वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर राइज करेगा। जब प्री लोड भी ज़्यादा होता है तो अगेन सी बात है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम लोग कुछ डायरेक्ट वेज़ोडाइलेटर्स की बात करेंगे, कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करेंगे, एस इनहिबिटर्स की बात करेंगे इस ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी के अंदर, और कुछ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात करेंगे। वन बाय वन हम इन सब की डिटेल देखेंगे। थर्डली हम लोग बात कर लेंगे ऐसी ड्रग्स की जो कि ब्लड वॉल्यूम को कम करेंगी, क्योंकि जब कभी भी
जैसे कि जो सॉल्ट और वाटर के या डायोरेसिस काज करवाएंगी, जैसे कि डायोरेटिक्स हम लोग लूप और थायजाइड डायोरेटिक्स की बात कर लेंगे, देन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की बात करेंगे जी। तो हम लोग वन बाय वन जो है वो स्टेप वाइज लेके जाएंगे फ्रॉम सेंट्रल टू पेरिफेरल, किस तरह से जो है वो ड्रग्स जो है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर एक्ट कर रही हैं और किस तरह से वो जो है वो इफ़ेक्ट्स को रिवर्स कर रही होती है। जैसे कि जो सिम्पैथोप्लेजिक ड्रग्स हैं उसके अंदर हम लोग 4 कैटेगरीज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सेंट्रली एक्टिंग पढ़ लेंगे, देन गैंग्लियन के लेवल पे एक्ट करने वाली, देन उसके बाद जो इसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल रहे हैं उनको ब्लॉक करेंगे, और फाइनली जाके जिस लेवल पे उन्होंने एक्ट करना है इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर वहाँ पे रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात करेंगे। अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स आ जाते हैं ना सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, ठीक है। तो इन 4 कैटेगरीज को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ ऐसी ड्रग्स की बात करेंगे जो कि वस्कुलर स्मूथ मसल टोन को जो है वो मॉडिफाई कर रही हैं, जैसे कि वैसोडाइलेटर्स की हम बात करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करेंगे, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी में हम लोगों ने बात किया था जो डायोरेटिक्स आ जाती हैं जो कि बेसिकली ब्लड के वॉल्यूम को कम करती हैं, और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट किडनी के लेवल पे ये जाके एक्ट कर रही होती हैं। ओके जी, तो सेंट्रली एक्टिंग जो आ जाती हैं सिम्पैथोप्लेजिक्स हम लोग सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे क्लोनेडीन और मिथाइल डोपा की, साथ में गोनापेंस और गॉनफेसिन, ये कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। इनको हम लोग सिम्पैथोलिटिक्स का नाम देते हैं इन ड्रग्स को। देखें, चूँकि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट के ऊपर भी एक्ट कर रहा होता है और हमारी वेसल्स के ऊपर भी उनको इफेक्ट कर रहा होता है। तो हार्ट के ऊपर एक्ट करेगा तो वहाँ पे कार्डिक आउटपुट कम करेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स कम करेगा, हार्ट रेट कम करेगा। जब ये सारी चीज़ें कम होंगी तो हमें पता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। दूसरी बात, वीन्स की टोन कम करेगा तो प्रीलोड कम होगा और दोबारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम। सेकेंडली जो है वो जो हमारी आर्टरीओल्स हैं उनके ऊपर एक्ट करता है और वहाँ पे वेसोकंस्ट्रिक्शन को रेजिस्ट करता है, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो वहाँ पे कम होती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होता है। तो अब हम सबसे पहले इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लोनेडीन और मिथाइल डोपा का ऑलमोस्ट सेम ही एक्शन है। ये इस तरह से करती हैं कि जो हमारे वेजोमोटर न्यूरॉन आ जाता है जो कि बेसिकली जहाँ से सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हो रहा होता कुछ इस तरह से है कि इन न्यूरॉन्स के ऊपर कुछ अल्फा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये ऑटो इनहिबिशन काज करते हैं, यानी जब कभी भी ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये फर्दर रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन को या सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर जो है नॉरएपिनेफ्रिन, इसके रिलीज को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब ये वाली ड्रग्स आके क्लोनेडिन वगैरह जो है वो अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाती है और ऑटो इनहिबिशन काज करवाती है, और इस तरह से क्या होगा कि आगे जो है वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली जो आ जाता है अल्फा मिथाइल डोपा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। बेसिकली हम लोगों ने ऑलरेडी अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेक्शन में कि किस तरह से जो है वो इन न्यूरॉन्स के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन का सिंथेसिस होती है। टायरोसिन बेसिकली आर होता है, उससे डोपा में कन्वर्ट होता है, देन डोपामीन बनता है। डोपामीन इस वेजिकल के अंदर चला जाता है और वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन में। अब इसी का डोपा का ही एनालॉग हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अल्फा मिथाइल डोपा। ये क्या करता है, ये न्यूरॉन को एज अ फूल अप कर रहा होता है और इससे जो है वो आगे अल्फा मिथाइल डोपामीन बनता है और अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन बनता है। वैसे जो नॉर्मली हमारा नॉरएपिनेफ्रिन बन रहा होता है वो तो जाके हमारे नेक्स्ट रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करवाता है, अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो कि स्टिमुलेटरी और फर्दर आगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इन्हांस होती है। लेकिन जो अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन है ये जाके स्टिमुलेट करवाता है इन्हीं ऑटो रिसेप्टर्स को, अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, और दोबारा से ऑटो इनहिबिशन काज करवाता है और सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हो जाता है कम। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इनके साइड इफ़ेक्ट्स की, ठीक है। ये सच इतना कॉमन यूज़ में नहीं है ये वाली ड्रग्स, लेकिन इन जो क्लोनेडिन है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट आ जाता है कि इसके अगर हम लोग एब्रप्टली कोई पेशेंट इसको स्टॉप करता है ना तो रीबाउंड हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं उसमें सिडेशन और ड्राउजीनेस वगैरह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ ये जो है वो हमारे असेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम को के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन एज अ स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी कर रहा होता है। जब ये नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन कम होगी तो ऑफ कोर्स ये बात है सिडेशन और ड्राउजीनेस की कंडीशन हमें नज़र आएगी। साथ में ड्राईनेस और ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन हमें नज़र आएगा और इम्पोटेंस वगैरह की कंडीशन नज़र आएगी। ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन क्यों, क्योंकि सिंपैथेटिक इफेक्ट्स हो गए हैं कम, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है वो अब एज़ कम्पेयर टू सिंपैथेटिक वो ज़्यादा होगी, और हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स ड्राइनेस ऑफ माउथ और कॉन्स्टिपेशन
काज करते हैं। दैन अल्फा मिथाइल डोपा की साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ये हेपेटाइटिस काज करवाता है, साथ साथ ये पॉजिटिव कूम्स टेस्ट काज करवाता है और सिडेशन अगेन दोबारा से। एक बात आपने याद रखनी है कि जो अल्फा मिथाइल डोपा है इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। सो सिम्पैथोप्लेजिक ड्रग्स में हम लोगों ने सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोप्लेजिक्स की बात कर ली। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी जो गैंग्लियन ब्लॉकर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं कुछ, और उसके बाद हम लोग पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करेंगे, और लास्ट पे हम लोग जो इफेक्टर ऑर्गन आ जाता है अल्फ़ा या बीटा रिसेप्टर, ठीक है, उसको ब्लॉक करने वाली की बात करेंगे। तो गैंग्लियन ब्लॉकर के अंदर दो ही ड्रग्स आ जाती हैं, हेक्सामिथोनियम और मेकामेलामीन। बेसिकली ये इतना ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होता क्योंकि हमें पता है कि गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स जो है वो सिंपैथेटिक के साथ साथ पैरासिम्पैथेटिक को भी जो है वो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो आउटफ्लो है उसको भी कम कर लेती हैं, तो ऐसा ये यूज़ नहीं होती। आगे हम बात करते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स की। पोस्ट गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स के अंदर हम यूज़ करते हैं मेटायरोसिन, रेजरपिन, गॉनबेंज। अब इन तीनों का लेवल इस तरह से है कि ये भी जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को किसी ना किसी लेवल पे जो है वो डिक्रीज़ करेंगे। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के अंदर जो नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ होता है, मेटायरोसिन जो है वो यहाँ पे आके टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट कर लेती है, जिसकी वजह से टायरोसिन आगे डोपामिन में नहीं कन्वर्ट होता और उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस नहीं होती। जो रेजरपिन है वो यहाँ पे वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर का जो लगा होता है ना, जो चैनल है उसको जो है वो इंटरफेयर कर रही होती है, और डोपामिन जो है वो यहाँ पे वेसिकल के अंदर नहीं जा सकता। जब ये वेसिकल के अंदर नहीं जाता तो ये नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होता। थर्डली जो गॉनड्रिल आ जाता है वो क्या करती है, वो जाके इस वेसिकल के अंदर चली जाती है डायरेक्टली, और यहाँ से जो है वो डिस्प्लेस करने की कोशिश करती है, नॉरएपिनेफ्रिन को निकाल देती है यहाँ से, ठीक है। जब नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ से बाहर निकल जाता है और इट्सेल्फ ये यहाँ वेसिकल के अंदर जमा हो जाती है गॉनड्रिल, ठीक है, तो नॉरएपिनेफ्रिन को बाहर जो है वो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर लगा होता है जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। चौथा सिम्पैथोप्लेजिक ड्रग्स में आ जाती है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें हम लोग अल्फ़ा एड्रीनर्जिक एंटेगनिस्ट की बात करते हैं और बीटा ब्लॉकर्स की बात कर लेते हैं। हमें पता है कि जो अल्फ़ा के जो रिसेप्टर्स आ जाते हैं वो हमारी वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो यहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन काज करवा रहा होता है। जब वैसो कंस्ट्रिक्शन काज होती है तो क्या होगा कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और अगेन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा। बीटा रिसेप्टर्स जब कभी भी स्टिमुलेट होते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हार्ट रेट ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है, जो हमारे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये बात थी इनके रिसेप्टर्स की। जब हम इनको ब्लॉक कर लेंगे तो हम लोग ब्लड प्रेशर को जो है वो लोअर कर सकते हैं। हम लोग अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स यूज़ करते हैं जिनमें प्रेजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन वगैरह आ जाती हैं। मेन जो इनका साइड इफ़ेक्ट आ जाता है वो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। और बीटा ब्लॉकर्स के अंदर बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं यंग पीपल के अंदर, और जो वाइट पीपल आ जाते हैं उनमें बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है हाइपरटेंशन के लिए। नॉन सेलेक्टिव प्रोप्रेनॉल हमें पता है इज़ अ प्रोटोटाइप ड्रग। सेलेक्टिव के अंदर एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, कार्वेडिलोल जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं। साथ साथ एक न्यू ड्रग आई है नेबिवोलोल भी, ठीक है, ये इस्तेमाल होती हैं। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि डायरेक्टली एक तो हार्ट के ऊपर कार्डियक आउटपुट कम करेंगी, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम करेंगी, हार्ट रेट को कम करेंगी, जिससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। सेकेंडली जो है वो किडनी के ऊपर जाके जहाँ पे जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो रेनिन का रिलीज़ करवा रहे होते हैं, तो बीटा ब्लॉक की वजह से क्या होगा, बीटा 1 रिसेप्टर्स वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, तो रेनिन का रिलीज़ कम होगा। जब रेनिन कम होगा तो एंजियोटेंसिन 2 कम होगा। एंजियोटेंसिन 2 कम होने की वजह से क्या होगा कि वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो सकेगी और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा। साथ साथ एल्डोस्टेरोन भी कम होगा। एल्डोस्टेरोन कम होगा तो साल्ट और वाटर की रिटेंशन नहीं हो सकेगी और प्रीलोड कम होगा हार्ट के ऊपर, ठीक है। तो और थर्डली जो है एल्डोस्टेरोन कम होने की वजह से पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग वगैरह के चांसेस भी नहीं होते। आप लोग ने यहाँ पे याद रखना है कि जो लेबिटालोल है वो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में यूज़ होती है और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के केसेस में भी हम लोग लेबिटालोल को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऐसी ड्रग्स की जो कि वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स की टेंशन को कम करेंगी, वेसल्स को डायलेट करेंगी और इस तरह से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगी। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स के हम लोग
के अंदर हम लोग 3 कैटेगरीज की बात करेंगे, जिसमें हम लोग ऐसी ड्रग्स की बात करेंगे जो कि मेनली आर्टरीज़ के ऊपर एक्ट करती हैं, दैन वीन्स के ऊपर, और जो आर्टरीज़ और वीन्स दोनों को जो है वो डायलेट करवा रही हैं। मेनली जो आर्टरीज़ को डायलेट करवाती हैं उनमें आ जाते हैं हाइड्रोलाजीन और मिनॉक्सिडिल, ये दोनों हम लोग ऑरली यूज़ करते हैं। और उसके बाद डायज़ॉक्साइड और फिनोल्डापाम जो है वो IV यूज़ किया जाता है, और ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, डायज़ॉक्साइड और फिनोल्डापाम। दूसरी जो मेनली वेंस की वेज़ोडाइलेशन काज करवा रही हैं उनमें नाइट्रेट्स आ जाते हैं, और जो वेंस और आर्टरीज दोनों को डायलेट करवा रहे हैं उनमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आ जाती हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो हाइड्रोलाजीन है और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। ये बेसिकली जाके नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज़ करवाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड दैन गोनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करवाता है, जिसकी वजह से साइक्लिक GMP का लेवल ज़्यादा होता है। साइक्लिक GMP जो है वो प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट करवा देता है, जो कि जाके मायोसिन लाइट चेन काइनेज को फॉस्फोराइलेट कर देता है। ठीक है, पायरुवेट काइनेज G को एक्टिवेट करवाता है। पायरुवेट काइनेज है तो ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज को फॉस्फोराइलेट करवा देगा। जब मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फोराइलेट होगी तो ये एक्टिन के साथ जो है वो तो मायोसिन जो है वो की जो लाइट चेन्स है वो एक्टिन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगी, और कॉन्ट्रैक्शन ही होगी। जब कॉन्ट्रैक्शन ही होगी तो स्मूथ मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, दूसरा जो आ जाता है मिनॉक्सिडिल और डायज़ॉक्साइड, इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है। ये क्या काज करवाते हैं, ये स्मूथ मसल्स के ऊपर जाके जो आ जाते हैं पोटाशियम चैनल्स, ठीक है, उनकी ओपनिंग काज करवाते हैं। जब पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे तो हमें पता है कि पॉजिटिविटी जो है वो आउटसाइड मूव करेगी, और मेम्ब्रेन जो है वो हाइपरपोलराइज हो जाएगी। मेम्ब्रेन जब हाइपरपोलराइज होती है तो स्मूथ मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो बस ये बात आपने याद रखनी है। साथ साथ आपने याद रखना है कि जो मिनॉक्सिडिल है वो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, ये हाइपरट्रिकोसिस काज करवाती है, और यही चीज़ हम लोग एज अ थेरेपेटिकल यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बाल्डनेस। ठीक है, गंजापन को ट्रीट करने के लिए जो है वो मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल किया जाता है। कैटेगरी में स्मूथ मसल को रिलैक्स करने की, दैट इज़ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, दीज आर बेसिकली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आ जाते हैं। ब्लैक पीपल यानी कि जो एशियन लोग हैं ये सबसे ज़्यादा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्वेसिक वगैरह कॉमनली आपने घरों में देखी होगी। ठीक है, और मोस्ट कॉमन इंडिकेशन अगर पेशेंट डायबिटिक है या स्टेबल इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है तो उनमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। ऑरली भी ये अवेलेबल होती है, और फॉर अ लॉन्ग टाइम जो है ये लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाइपरटेंशन के साथ साथ ये एंजाइना में भी यूज़ होती है और एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ होती है। इसकी 3 क्लासेस आ जाती हैं, जिसमें हम बात करते हैं डायफिनाइल अल्काइल अमीन्स की, बेंजोथाइज़ापीन की और डायहाइड्रोपैरिडीन्स की। ठीक है, डायफिनाइल अल्काइल अमीन में हमारे पास आ जाता है वेरेपेमिल, बेंजोथाइज़ापीन के अंदर डिल्टियाज़म आ जाता है, और डायहाइड्रोपैरिडीन्स में निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन। ठीक है, जितने भी डिपीन्स आ जाते हैं वो डायहाइड्रोपैरिडीन्स के अंदर आ जाते हैं। जो वेरेपेमिल है उसका मेनली इफेक्ट आ जाता है हार्ट के ऊपर, जबकि डिपीन्स का जो है वो मेनली जो है वो आर्ट्रियोल्स को डायलेट करवाने पे इनका इफेक्ट आ जाते हैं। कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स है ना, कैल्शियम इज़ अ मेन कंपोनेंट फॉर द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब कैल्शियम चैनल्स ही ओपन नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा और स्मूथ मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से जो है वो जो आर्टरीज हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को बेसिकली ये ब्लॉक कर रहे होते हैं विद इन द आर्टरीज और हार्ट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इनका इफेक्ट आ जाता है। जो वेरेपेमिल है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा, जिसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। डिल्टियज़म का हार्ट और वेसल्स दोनों के ऊपर इफेक्ट आ जाता है, और जो डायहाइड्रोपैरिडीन्स हैं वो मेनली आर्ट्रियोल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनको जो है वो रिलैक्स करवा रहे होते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये कॉन्स्टिपेशन काज करवा सकता है, एवी ब्लॉक काज करवा सकता है। इसके अलावा जो डिपीन्स हैं, डायहाइड्रोपैरिडीन्स हैं, वो जंजाइवल हाइपरप्लेसिया काज करते हैं, और डिजीनेस, हेडेक और फैटिगनेस जो है वो ये काज करेंगे। ये इनके एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल आ जाती है। आगे हम देख लेते हैं एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, एस इनहिबिटर्स बेसिकली इनमें आ जाती है कैप्टोप्रिल, एजिनोप्रिल, लिजिनोप्रिल्स, जितने भी प्रिल्स आ जाते हैं दैट आर द एस इनहिबिटर्स। और ये मेनली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आ जाते हैं ऐसे पेशेंट के अंदर जो कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हो, स्ट्रोक के पेशेंट हो, किडनीज डिजीज़ का पेशेंट हो या फिर डायबिटिक हो, तो उनमें एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं एस इनहिबिटर्स को। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर जो रॉस सिस्टम के अंदर हो रहा होता है उसमें नहीं कन्वर्ट होने देती। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वेज़ोकंस्ट्रिक्टर है,
ठीक है। साथ साथ जो एस है वो ब्रेडिकाइनिन को भी डिग्रेड कर रहा होता है, और हमें पता है कि ब्रेडिकाइनिन नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन वगैरह के लेवल को इंक्रीज करता है और वेसोडाइलेशन काज करवाता है। अब जब हम लोगों ने एस को इनहिबिट करवा दिया तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में नहीं कन्वर्ट हो सकेगा, यानी एंजियोटेंसिन 2 का लेवल कम हो जाएगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी, और साथ साथ ब्रेडिकाइनिन का लेवल ज़्यादा होगा तो वेसोडाइलेशन होगी। तो दो इफेक्ट जो है वो एक दूसरे को पोटेंशिएट कर जाएंगे, वेसोकंस्ट्रिक्शन कम होगी और वेसोडाइलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाता है। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है उसमें कुछ लोगों के अंदर 10% ऑफ पीपल के अंदर कफ के चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्यू टू राइज लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन एंड सब्सटेंस पी इन द लंग्स। एंजियोएडिमा की कंडीशन नजर आ जाती है इसके ड्यू टू राइज इन ब्रेडिकाइनिन लेवल। स्किन रेश, अल्ट्रेशन इन द टेस्ट, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन ज़्यादा हो सकती है क्योंकि जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन भी नहीं होगा। जब एल्डोस्टेरोन कम होगा तो एल्डोस्टेरोन कम होने की वजह से हमें पता है कि जो सोडियम है उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी और पोटाशियम की सिक्रीशन नहीं हो सकेगी, तो हाइपरकैलेमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हम जो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं उनको हम ऐसे इनहिबिटर्स के साथ ऐसा यूज़ नहीं करते, मोनीटर करना पड़ता है उससे पहले हमें पोटाशियम के लेवल को। ठीक है, आपने याद रखते हैं कि हम ऐसे इनहिबिटर्स या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स उनको प्रेगनेंसी में टोटली ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर दे कैन कॉज फीटल रीनल डैमेज। अब ये जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं इनमें कैंडेसेट्रॉन, लोसेट्रॉन, सर्टान जितनी भी आ जाती हैं ये वाली ड्रग्स आ जाती हैं जो कि बेसिकली ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना उसको अपने रिसेप्टर्स के ऊपर जो कि 81 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, इसके रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर उसके ऊपर एक्ट नहीं होने देती। अब बेसिकली ये सिर्फ एंजियोटेंसिन 2 के साथ इसका कंसर्न आ जाता है, उसके रिसेप्टर लेवल्स के ऊपर जो है वो उसको इनहिबिट करवा रही होती है। ब्रेडिकाइनिन के साथ तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एज एन अल्टरनेटिव टू दोज पेशेंट हम लोग देते हैं जिनमें एस इनहिबिटर्स जो है वो कफ या फिर एंजियोएडिमा की कॉम्प्लिकेशन जिनमें काज हो रही हो तो उनमें हम लोग एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो है वो यूज़ करते हैं। हम बात कर लेते हैं ऐसी ड्रग्स की जो कि ब्लड वॉल्यूम को कम करेंगी और उसके रिजल्ट में हमें पता है कि प्री लोड कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा और दोबारा से ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा। और डायूरेटिक्स की बात कर लेते हैं। डायूरेटिक्स जो है वो एक तो इनिशियली हमारी सॉल्ट और वाटर की डायूरेसिस काज करवा रही हैं, डायूरेसिस और नाइट्रियूरेसिस काज करवाती हैं, ठीक है, सॉल्ट वाटर की रिटेंशन को कम करवाती हैं। तो इसमें आ जाती है लूप और थायजाइड डायूरेटिक्स, इनकी डिफरेंट लेवल पे इनके एक्शन आ जाते हैं। इसकी डिटेल हम लोग डायूरेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे सारी, ठीक है। जो लूप डायूरेटिक्स है वो सिवियर हाइपरटेंशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो थायजाइड डायूरेटिक है वो मॉडरेट हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लूप डायरेक्टिव में फ्यूरोसामाइड वगैरह आ जाता है, थायजाइड के अंदर क्लोरोथायजोन आ जाते हैं। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में स्पाइरिनोलेक्टोन वगैरह की ड्रग्स आ जाती हैं जो कि बेसिकली सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देती और पोटाशियम की सिक्रीशन नहीं होने देती, ठीक है। सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और अगेन नाइट्रियूरेसिस, और इनका भी मैकेनिज्म वही है। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो डायूरेटिक्स हैं इन द लॉन्ग रन क्रॉनिकली जो है ये क्या काज करवाती हैं, ये वेसल्स की डायलेशन भी काज करवाती हैं, ठीक है।